Dear student, today I will discuss the some point topics of electric resistance and Ohm's law. In previous lecture, I already discussed electric current, scalar and vector quantity is electric current. कौन सी यानी स्केलर है या वेक्टर है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. मीन फ्री पाथ बारे में डिस्कस किया था हम प्रीवियस लेक्चर जो हमारी वीडियो है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था. रिलैक्सेशन टाइम के बारे में डिस्कस किया था और रिलेशन बिटवीन द करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने डेरिवेशन किया था. और उसके बाद करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन था वो भी हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था. सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सम टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ. इट मीन्स 7 टॉपिक्स. फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. फर्स्ट वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस and then we will discuss about electric conductance, and next we will discuss Ohm's law, and then we will discuss about dynamic resistance, and next derivation of Ohm's law, and next we will discuss about the specific resistance, and then last we will discuss about specific conductance. So today I will discuss about some topics. So first, electric resistance. फर्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. How to define the electric resistance? यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है. तो मान लेते हैं कि अगर आपका लेट और टेकिंग कंडक्टर, ये आपने एक कंडक्टर लिया और कंडक्टर आप जानते हैं कि जिसमें करंट इजिली फ्लो हो जाए वो आपके कंडक्टर्स होते हैं, और जिनमें करंट इजिली फ्लो ना हो वो आपके इंसुलेटर्स होते हैं. अब इसमें अगर आप करंट फ्लो करेंगे, इस कंडक्टर में अगर आप करंट फ्लोगे, इफ वी फ्लो द करंट इन दिस कंडक्टर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप across the ends of the conductor. यानी इस कंडक्टर के एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा अगर आप करंट फ्लो करेंगे. सो द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एंड ऑफ द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट is equal to the constant. It means the ratio of the potential difference established to the end of the conductor and flow of current is called the resistance. It means R is equal to V by I. V by I. तो रेजिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एंड ऑफ द कंडक्टर एंड द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक. अब इसका यूनिट क्या होगा आपका? यूनिट पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका? वोल्ट होता है. यानी इसको वोल्ट लिखेंगे. और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर.
तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर, या इसका एक फंडामेंटल यूनिट्स होता है ओम, जिसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। अगर किसी कंडक्टर्स में पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट डेवलप हो, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप करंट उसमें 1 एम्पियर फ्लो कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन पर एम्पियर। इट मीन्स resistance is equal to 1 ohm. If current flow in any conductor 1 ampere, then potential difference develop across the end of the conductor is 1 volt, then the resistance is equal to the 1 ohm. ठीक, तो ये तो रेजिस्टेंस की डिफिनीशन हो गई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। एक मिनट, इसका आप डायमेंशन भी रेजिस्टेंस का कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशन क्या होती है? m l स्क्वायर टी क्यूब ए टू टी पावर -3 एक पावर माइनस आपकी 2, ये आपकी डायमेंशन होती है। रेजिस्टेंस की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर टी -3 a -2। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। हाउ टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, जरा देखिए। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यानी कंडक्टेंस, द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है हम लोग, इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। कैपिटल जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को। यानी एक बार फिर से हम डिफाइन कर देते हैं, क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी, एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ठीक, ओम इनवर्स इसका जो यूनिट हो जाएगा आपका। अब जरा हम आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, लैब में भी हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं ओम्स लॉ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है ओम्स लॉ। हाउ टू डिफाइन द ओम्स लॉ? ओम्स लॉ इन 1936 में जॉर्ज सिमोन, एक साइंटिस्ट थे हमारे, जॉर्ज सिमोन,
ओम, ये इनका फुल नेम था। एक्सप्रेस्ड किया था रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। यानी इन 1826 जॉर्ज सिमोन ओम्स established the relation between the potential difference established end of the conductor and flowing the current in the conductor is called the Ohm's law। ठीक है, ये ओम्स लॉ जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, रिलेशन बताया था, रिलेशन को एक्सप्रेस्ड किया था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, जो रिलेशन एक्सप्रेस्ड किया था जॉर्ज सिमोन ओम्स ने 1826 को, उसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। और ओम्स लॉ होता क्या है जरा? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, इफ देयर इज नो चेंज in the physical state of a conductor, if मान लेते हैं ये आपका कोई कंडक्टर है, इसकी फिजिकल स्टेट में आप कोई भी चेंज मत करिए। फिजिकल स्टेट का मतलब इसके टेम्परेचर को चेंज मत करिए। then the ratio of the potential difference applied at its ends and the current flowing through its is constant। यानी कहने का मतलब क्या हुआ हमारा कि ये जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमोन ओम्स, उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन को स्टेब्लिश किया था, और इस लॉ के अकॉर्डिंग इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को चेंज न करें, सच एज टेम्परेचर, देन the ratio of the potential difference applied and its flow of current in the conductor remains constant। It means क्या हुआ आपका? It means V upon I is equal to constant। This is called the Ohm's law। और by the definition of resistance, V upon I इक्वल टू क्या होता है? R होता है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, V upon I इज इक्वल टू R। ठीक, या आप लिख सकते हैं V इक्वल टू I R। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ओम्स लॉ। ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ हो गया। यानी अगर ओम्स लॉ आपको किसी एग्जाम में डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे उसमें? In 1826, George Simon Ohms expressed the relation between the potential difference developed across the end of the conductor and flowing the current in the conductor called the Ohm's law। According to this law, if there is no change in physical state of conductor
such as temperature, the ratio of the potential difference applied and current flowing in a conductor is equal to the constant. It means V upon I is equal to R, V upon I equal to constant. By the definition of resistance, V upon I equal to R, it means V equal to IR. This is called the Ohm's law. ठीक, अब ये ओम्स लॉ देखिए जरा, जो V अपॉन I है यही आपका रेजिस्टेंस की डिफिनीशन है, लेकिन क्वेश्चन अक्सर कर इसमें एग्जामिनर जब आप लाइन में होते हैं तो उसमें क्वेश्चन ये पूछता है एग्जामिनर कि क्या ये ओम्स लॉ हर जगह अप्लाइड है, सभी सेक्शन में अप्लाइड है? तो ऐसा नहीं। ओम्स लॉ केवल मेटालिक कंडक्टर्स में केवल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी ओमिक सेक्शन जो हमारे ओमिक सर्किट जो है उसमें ही केवल हम ओम्स लॉ जो है फॉलो करता है। नॉन ओमिक सेक्शन यानी नॉन मेटालिक जो कंडक्टर्स है, नॉन मेटालिक्स जो है, उसमें ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। और क्यों नहीं फॉलो करता है जरा देखिए, अगर मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है आपका, मेटालिक कंडक्टर है, ये आपका मेटालिक कंडक्टर है, और इसमें आप जब करंट फ्लो करेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इसमें, तो होगा क्या, जो ग्राफ आएगा इन दोनों के बीच में, ये जो ग्राफ आएगा आपका, इधर आप आई ले लीजिए और इधर आप पोटेंशियल ले लीजिए, तो ये जो ग्राफ आपका आएगा ये लीनियर बिल्कुल लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल इस तरीके से। ये आपका जो है रेजिस्टेंस का जो आपकी आएगी वो आपकी यानी मेटल में ही आएगा, ये मेटल में आएगा। अगर मेटल है, मेटल के लिए जो है रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा V अपॉन I निकालेंगे, ये R की वैल्यू आपके पास आएगी, यानी लीनियर आएगा, स्ट्रेट लाइन लीनियर आएगा। ये केवल आपका क्या है, मेटालिक कंडक्टर के लिए। इट मीन्स ओम्स लॉ इज ट्रू फॉर मेटालिक कंडक्टर ओनली। अब आप क्या करिए, कोई टॉर्च बल्ब ले लीजिए और उसका जब ग्राफ ऑफ V और I में ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से V इधर ले लीजिए, I इधर ले लीजिए, और जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे टॉर्च और बल्ब लेंगे, तो ये जो ग्राफ आएगा इस तरीके से आएगा। इसका मतलब ये हुआ जो रेजिस्टेंस आपका है वो कांस्टेंट नहीं, V अपॉन I क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए देंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। इसके मतलब ये नॉन ओमिक हो गया, इसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका ओम्स लॉ है केवल मेटालिक कंडक्टर्स के लिए ही फॉलो करता है, नॉन ओमिक सेक्शन के लिए, नॉन जो हमारे मेटालिक उनके लिए ये फॉलो नहीं करता है। इट मीन्स ओम्स लॉ होल्ड्स ओनली फॉर स्मॉल करंट इन द मेटालिक वायर, नॉट फॉर ए हाई करंट। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो ओम्स लॉ है वो हाई करंट के लिए फॉलो नहीं करता है, केवल आपके लिए स्मॉल करंट के लिए ही फॉलो करता है ओम्स लॉ। ठीक, तो इसके बाद इस चैप्टर में अगर इसका वेरिएशन हम लोग देखेंगे तो हमारी लैब में जो पीएन जंक्शन डायोड है, जेनर डायोड है,
टॉनिस्टर्स हैं, जब उसके प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे तो वहां भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स जब कैलकुलेट करें, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन की निकालेंगे, एनपीएन टॉनिस्टर की, पीएनपीएन टॉनिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जनरल डायोड apparatus को देखेंगे तो वहां भी वेरिएशन होता है, तो वहां पर आपका क्या है, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर में वो क्या है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस जरा देखिए क्या होता है। डायनेमिक रेजिस्टेंस डायनेमिक रेजिस्टेंस देखिए क्या है। देखिए ये जितने भी टॉपिक हम बता रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए हर एक टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये वाइवा क्वेश्चन जब एग्जामिनर आपसे पूछता है तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं आती हैं। आपसे पूछ दिया व्हाट इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस, अब आप नहीं बता पा रहे हैं। पूछ दिया ओम्स लॉ सब में फॉलो होता है या नहीं फॉलो होता है, आप नहीं बता पाते हैं। आपसे पूछ दिया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, आपके लिए प्रॉब्लम। तो ये सारे पॉइंट्स आपके चैप्टर में, हर एक पॉइंट्स जो आपके जितने भी पॉइंट्स हैं सारे आपको आने चाहिए। और ये मैक्सिमम इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपके वाइवा के हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है उस पर कई आपके लैब में जो है प्रैक्टिकल भी है आप सिलेबस में। तो अगर आपको थ्योरी ये नहीं आती होगी तो आप प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाएंगे और वाइवा भी नहीं दे पाएंगे। वाइवा जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपको आंसर नहीं आता होगा। तो कोशिश करिए हर चैप्टर्स के जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के बारे में आपको आना चाहिए, और इसीलिए हम एक एक टॉपिक्स को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। अब डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है? ऐसे आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो पता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है? डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब यह है, इफ यू चेंज ए स्मॉल करंट इन एनी कंडक्टर then the potential difference change very small, यानी the small change of potential difference across the end of the conductor caused by the change the electric current flow in the conductor, then the ratio of change of potential to the change of current is called the dynamic resistance। यानी डायनेमिक रेजिस्टेंस का जो फार्मूला आपका आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। डायनेमिक रेजिस्टेंस का जो फार्मूला आपका आएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। और अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे, द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द conductor caused by the change in flowing the current in the conductor, then the ratio of the change in potential difference to the change in current is called the dynamic resistance। ठीक, तो ये आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस हो गया। डायनेमिक रेजिस्टेंस को हमने डिफाइन कर दिया, और क्योंकि ये टॉपिक आपके बहुत काफी जो वाइवा के टॉपिक हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं काफी जो है, तो ये आपको आना चाहिए। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट जो आ गया आपका डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ओम्स लॉ और डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब हम डिस्कस क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। और काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, काफी टाइम सीबीएसई में आ चुका है कि डिफाइन द ओम्स लॉ एंड ऑल्सो डेरिवेशन, द राइट द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, तो इसका डेरिवेशन अब हम लोग करेंगे जो ओम्स लॉ का है। यानी नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ।
डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, या इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। इसमें अभी हम इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी को भी डिफाइन करेंगे और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को भी डिफाइन करेंगे। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या करना है कि सपोज एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। लेट द लेंथ of conductor is small l and the cross section area of conductor, cross section area क्या है? कैपिटल A। क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन्स अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, देन द एक्सीलरेशन, जो आपके इलेक्ट्रॉन है एक्सीलरेटेड होंगे और उनका जो मास होता है वो स्मॉल m होंगे। देन द एक्सीलरेशन एक्सप्रेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m। ठीक है, इसको जरा रफ कर देते हैं और उसके बाद हम रेडिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए ना, हमने क्या किया, लेट अ लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्मॉल है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, देन द एक्सीलरेशन ऑफ अ एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू F अपॉन M। ठीक है, F इक्वल टू M है, वहां से एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेते हैं। अब फोर्स आप जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है आपने, Q इंटू E। Q चार्ज है, यहां पे हम लोग स्मॉल ही ले रहे हैं Q की जगह पे, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डिस्कस कर रहे थे हम डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ में, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया था A इक्वल टू F बाई M, और जो फोर्स आपका होता है क्या होता है, F इक्वल टू QE, और यहां पे चार्ज हमने क्या लिया है, E लिया है, तो E इंटू E, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। तो जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, E अपॉन M। ठीक है, अब ये E जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसको हमने बताया था किससे डोनेट करते हैं, E इक्वल टू V अपॉन D हम लोग लिखते हैं। और यहां पे हमने कंडक्टर की लेंथ क्या ली है, स्मॉल l लिया है, तो V की जगह हम लोग D की जगह क्या रखेंगे, स्मॉल l रख देंगे। ये E की वैल्यू यहां पे पुट करिए तो एक्सीलरेशन आपका क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू E V अपॉन M L। ये तो आपका एक्सीलरेशन आ गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये E है, ये L है, ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। और हमने प्रीवियस लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो हमारी थी, उसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या हमने निकाला था, Vd इज इक्वल टू ए टाउ। टाउ क्या है आपका, रिलैक्सेशन टाइम, ए है एक्सीलरेशन, और Vd ये आपका क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अब जरा एक रिलेशन हमने और कैलकुलेट किया था, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी I इज इक्वल टू MEVDA। ये भी फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था, डेरिवेशन किया था हमने।
और यहां से जरा VD की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सो VD इज इक्वल टू I अपॉन NE। भाई ये NE, ये NE और A यहां पे VD की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। ये जो इक्वेशन आप 1 ले लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए ये भी VD की वैल्यू है और ये भी आपकी VD की वैल्यू है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, ए टाउ इज इक्वल टू आई अपॉन NE। ठीक भाई, ये वैल्यू जो VD के है ये वैल्यू VD के, दोनों को इक्वल कर दिया हमने। अब यहां पे क्या करेंगे, A की वैल्यू ये जो वाली है, ये वैल्यू जो आपकी ये है, ये इसमें पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ A पुट इन अबव इक्वेशन वी गेट, यानी ये जो आपकी A की वैल्यू है ये यहां पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा EV अपॉन ML, ठीक, इंटू टाउ इज इक्वल टू I अपॉन NE। ठीक है, ये वैल्यू आपने पुट कर दिया A की। अब यहां से V की वैल्यू फाइंड आउट करिए जरा। V की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे तो वो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी और हमें प्रूफ करना है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ आपका प्रूफ हो जाएगा। यहां से V की वैल्यू फाइंड आउट करिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा EV, ये E और E मिलके क्या हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा और ये N आ जाएगा, ये A आ जाएगा आपका और ये टाउ इंटू V इज इक्वल टू IML। ठीक है, अब जरा यहां से वैल्यू कैलकुलेट करिए जरा V की। V आपके पास आ जाएगा, V इज इक्वल टू IML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से V आप जो फाइंड, जरा इसको मॉडिफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा M अपॉन NE स्क्वायर और टाउ लिख दीजिए इंटू I अपॉन A इंटू L। ठीक, अब जरा देखिए और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा। सो V इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ और ये L बाई A इंटू I। ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन आपका कांस्टेंट है, क्योंकि मास ऑफ कंडक्टर चेंज नहीं हो सकता जितना आपने लिया है मास। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती, यानी नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें, चार्ज जो है वो भी कांस्टेंट है, टाइम रिलैक्सेशन वो भी नहीं चेंज होगा, लेंथ आपकी वो भी चेंज नहीं होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज नहीं होगा, यानी कांस्टेंट है। तो आप इस जरा इक्वेशन से देखिएगा क्या आ रहा है, ये पोर्शन आपका कांस्टेंट है, यानी ये आप लिख सकते हैं कांस्टेंट, और जब ये कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। और यही तो आपका ओम्स लॉ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यानी अगर यहां से आप निकालेंगे V इक्वल टू क्या आ जाएगा, RI, सो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन I। यही तो आपका ओम्स लॉ है, तो प्रूफ हो गया। यही हमें डेरिवेशन करना था ओम्स लॉ का, और ये काफी टाइम्स आपके, कई बार आपके एग्जाम्स में डेरिवेशन ओम्स लॉ का पूछा गया है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा R की वैल्यू क्या आ रही है, R इज इक्वल टू M अपॉन
एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए, ये आपकी आर की वैल्यू है। ठीक है, यानी डेरिवेशन हमें जो ओम्स लॉ का करना था वो डेरिवेशन आपका आ गया है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन करके हमने आपको बता दिया। अब इसमें हम इसी डेरिवेशन में डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे हम डिफाइन करेंगे जरा देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में m is the mass of electron, n is the number of free electron density, and E is the charge of electron, and tau is the relaxation time, and this ratio is called the resistivity or specific resistance and denoted by rho. So rho equal to m upon n e square tau. ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहें इसको या रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कहें, रिप्रेजेंटेड बाय रो। ठीक, तो ये आपका रो आ गया। अब ये रो की वैल्यू जरा इस इक्वेशन में जरा ये जो लाए यहां पे पुट करिए। अब जब पुट करेंगे तो होगा क्या जरा देखिए, ये आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक, L बाई ए, ये इक्वेशन आपके पास निकल के आ जाएगी। R इक्वल टू रो L बाई ए, वेयर रो इज द resistivity or specific resistance of a conductor, R is the electric resistance, L is the length of the conductor, and A is the cross section of conductor. अब यहां से देखिएगा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है, इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यानी अगर लेंथ कंडक्टर की इंक्रीज कर दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वायर है आपका, इस वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दिया जाए तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर। तो देखिएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। इट मीन्स इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर then the resistance of a conductor or wire is increases. यानी if you increase the length of the wire तो इससे क्या होगा, वायर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ यू इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर और क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, ये अगर वायर ले लीजिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी इस वायर का अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसको अगर इंक्रीज कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां से देखिएगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। इफ you increase the cross section area of wire then the resistance of a wire decreases. If you decrease the cross section area of wire then the resistance of a wire increases. It means the resistance of thin wire greater than the resistance of thick wire. यानी जो मोटे तार का जो रेजिस्टेंस होगा वो पतले तार से कम होगा, या आप इस तरीके से कह सकते हैं जो तार जो पतला होगा यानी वायर जो होगा वो थिन होगा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू द थिक वायर के, यानी मोटे वायर के कंपेयर के में जो थिन वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन लाइन में अक्सर कर आपके पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है कि थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या थिक वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो रेजिस्टेंस है आपका वो थिन वायर का ज्यादा होता है, थिक वायर का ज्यादा नहीं होता है। ठीक, दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं कोई अगर आपका 10 मीटर का वायर है और वो वायर बेंड कर दिया गया,
यानी इस तरीके से बेंड कर दिया गया अगर वायर, ये वायर इस तरीके से बेंड कर दिया गया, तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट। रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है फ्लो ऑफ चार्ज पे, फ्री के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस जो है इसके बेंडिंग, इसकी शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी अगर वायर को आप बेंड कर दीजिए तो उसके रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आपका ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आपका डिफाइन हो गया। अब थोड़ा और इसको जरा मॉडिफाई करते हैं। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जो फार्मूला आपका अभी आया था वो आया था V इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ I अपॉन A इंटू L, ये फार्मूला आया था आपका। अब यहां से देखिएगा ये वाला L जो है इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा V अपॉन L इज इक्वल टू, ये हो जाएगा M अपॉन N E स्क्वायर टाउ I अपॉन A। ये जो पोर्शन है आपका V अपॉन L, ये अभी हमने बताया था E इक्वल टू क्या होता है V अपॉन D, या आप लिखे V अपॉन L, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ये वाला जो पोर्शन है आपका वो क्या है, रो है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये I बाई A, ये हमने कहा था कल आपको, यानी प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने बताया था, ये करंट डेंसिटी होती है, यानी डिनोटेड बाई J। तो इन सारी वैल्यू को जरा पुट करिए। तो ये V बाई L हो गया आपका E, और ये आपका हो गया रो, और ये हो गया आपका J। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप क्या लिख सकते हैं, E अपॉन J। इट मीन्स द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is the ratio of electric field to the current density of a conductor। ये फार्मूला मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। रो इक्वल टू E बाई J, ये करंट डेंसिटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने डिफाइन कर दिया। अब ये आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जरा देखिए, यानी जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जरा क्या होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, the specific conductance is the reciprocal of resistivity or specific resistance denoted by sigma। यानी जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहें या आप रेजिस्टिविटी कहें, यानी सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब रो की वैल्यू क्या है, E अपॉन J, इसको पुट करिए यहां पे, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, E बाई J। तो ये डिनोमिनेटर चेंज टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर चेंज टू डिनोमिनेटर, सो सिग्मा इज इक्वल टू J अपॉन E। इट मीन्स J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ठीक, तो ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गया। मेरे हिसाब से आपको जितने भी टॉपिक्स हमने समझाए हैं आपको आपके समझ में आ गया होगा। और एक दो बार इस लेक्चर वीडियो को देख लीजिएगा,
तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, ये आपके लैब रिलेटेड भी हैं, वाइवा रिलेटेड भी हैं, और डेरिवेशन जो आपका है काउंसला, ये आपका एग्जाम में आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। इसके बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा में आपके या लैब में। तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस लेक्चर वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये आपकी लेक्चर वीडियो है। वहां भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने डिस्कस किया था, उसका रिलेशन यहां पे यूज किया। टाइम रिलैक्सेशन टाइम वहां पे डिस्कस किया था, यहां पे हमने यूज किया। ठीक है, तो जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद ये लेक्चर वीडियो देखिए, तो आपको सारी क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो लोग भी हमारा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कोई भी लेक्चर वीडियो मिस ना हो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक जो आपका है वो एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। तो ध्यान से लेक्चर वीडियो देखिए और कोई भी लेक्चर वीडियो मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम फिर लेके आएंगे न्यू टॉपिक्स के साथ। तो आज इतना ही। थैंक यू।